फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आवियस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, साथ में पढ़ेंगे हीट और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर हम फुली डिटेल में पढ़ेंगे सी को भी, सीवी को भी, है ना, और सीपी को भी। हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना, ठीक है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो चीज सबसे बड़ी पढ़नी है ना। हीट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। और जीरोथ लॉ के अंदर तो भैया एक लॉ ही होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पर एक चेंज है कि हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से हमसे कहा गया है, सपोज ऐसा एक सिस्टम बना के हमें दे दिया, हमसे कहा गया ये फर्स्ट और सेकंड आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर हैं, तो ये थर्ड वाला ये जो सिस्टम है दैट इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये चीज भी आज हम कवर करेंगे। तो मतलब समझ सकते हो एक वास्ट लेक्चर होने वाला है आज का ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। मोलर हीट कैपेसिटी, आपने एक और वर्ड सुना होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वो वर्ड जनरली हमारा केमिस्ट्री में यूज होता है, तो उसकी बात हमें नहीं करनी। हमें क्या पढ़ना है, मोलर हीट कैपेसिटी। इनफैक्ट आप इसे स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था उसे हम बड़ा सी से रिप्रेजेंट करते। ये एक अंतर था, बट हमें जो जनरली यूज करना है वो यूज करना है मोलर हीट कैपेसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से। ओके, सो अभी मैं इसे इरेज कर दूं। ये है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले के 2 लेक्चर अपलोडेड हैं, आपको उन दोनों लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी यहां पर आना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में सब चीज सीधी घुसेगी। ठीक है, तो पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इस लेक्चर को देखने के लिए पिछला वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो शुरुआत करी जाए मोलर हीट कैपेसिटी से। मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि 1 मोल एंड 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर कह लो, 1 यूनिट टेम्परेचर कह लो यार, है ना। इसकी डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, केल्विन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यूनिट टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड, आगे का मैं लिख रहा हूं, हीट रिक्वायर्ड फॉर राइज, ठीक है। 1 मोल एंड 1 यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इससे हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और यहीं से बन गया इसका फॉर्मूला भी। चलो बोलो क्या है? हीट रिक्वायर्ड, वो हीट चाहिए जिससे कि 1 मोल और 1 यूनिट का टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। उतनी हीट हो कि 1 मोल और 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 1 केल्विन इंक्रीज हो सके टेम्परेचर। तो इसका जो फॉर्मूला बन रहा वो ऐसा बन रहा, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। स्मॉल सी भी बताया था ना आपको, स्मॉल सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन डेल्टा टी। क्या करना है? राइज करना है 1 यूनिट टेम्परेचर, तो डेल्टा टी आ गया, ठीक है। और मोल्स चाहिए तो मोल्स के लिए एन आ गया। और हीट, सही है ना, हीट रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी हमसे कहा गया 1 मोल और 1 यूनिट टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा बोलो यार? पहले भी तो कुछ रूम टेम्परेचर था, हमसे कहा जा रहा है जैसे हमारे पास रूम टेम्परेचर है 273 पर। 273 पर नहीं होता सर, 298 पर होता है। 273 पर तो सर सब कुछ पिघल जाएगा, पिघलेगा, जम जाएगा। 298 में हमने 1 प्लस कर दिया तो 299 कह रहे। तो इतना तो ऑलवेज एग्जिस्ट था, ऐसा तो है नहीं कि हमें 0 केल्विन से मिलके 1 केल्विन हो गया। और 0 केल्विन एग्जिस्ट करता है, बट जो लास्ट एक केल्विन की डिग्री होती है वो 273 केल्विन होता है, -273।
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आई होप। अच्छा चलो दोबारा से यहां पर आओ। मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माँ है। हाँ 299 में से 298 माइनस किया 1 आया, मतलब 1 डिग्री 1 केल्विन हमें क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज। सो अपॉन में यहां आ गया 1 मोल चाहिए तो 1 लगा लो, यहां पर Q है। तो यहां पर हमारा जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो रहा है। C is equals to Q when 1 mole and 1 unit temperature are rising। ठीक है, जब हमें 1 मोल और 1 यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। देखो 1 मोल तो इंक्रीज नहीं होगा, 1 मोल तो सबस्टेंस है कोई, तो इंक्रीज क्या होगा, 1 यूनिट टेम्परेचर। सो आई होप कि आपको ये मोलर हीट कैपेसिटी खत्म हुआ है, ये चीज समझ में आया। अच्छा तो पिछले लेक्चर से अब मैं एक बात लेना चाहूंगा पिछले लेक्चर से, अभी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। चलो ये बात क्लियर है ना, C is equals to Q by N डेल्टा T। इधर से आप Q का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, C N डेल्टा T। क्या होगा Q का फॉर्मूला, C N डेल्टा T। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसमें कोई अंतर नहीं है, N की जगह M डाल देते हैं बस। सो नाउ सी गाइस, मेरे पास क्या है, मेरे पास पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला आया था, U is equals to NF/2 RT। यही फॉर्मूला आया था। अभी मैंने क्या कहा, अगर इसको मैं कांस्टेंट ले लूं, इफ दिस इज कांस्टेंट, चलो n को बाहर छोड़ दो, n तो नंबर ऑफ मोल्स है, कभी भी लगा सकते हैं। इफ दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U इज प्रोपोर्शनल टू T। सही है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खोलेंगे तो आएगा NCVT। U इज इक्वल टू NCVT। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। U इज इक्वल टू NCVT, और ऑल्दो हम T को डेल्टा T ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है इनिशियल, उसी में 1 2 3 4 जितना भी केल्विन बढ़ना चाहे वो बढ़ेगा। दैट्स व्हाई वी यूज डेल्टा T। इतना क्लियर है, U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। यहां से CV का वैल्यू निकालो, CV इज इक्वल टू U बाय डेल्टा T। अभी मैं इसे डिफरेंशियल में कहना चाहूं तो मैं इसे कह सकता हूं DT बाय DU। सही है, सही है ना। N का क्या किया मैंने, N तो यार नंबर ऑफ मोल्स है, मैंने कहा फॉर 1 मोल, चलो फॉर 1 मोल कह दिया, फॉर 1 मोल कह के ये बात मैंने मनवा ली। CV इज इक्वल टू DU बाई DT। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई, CV इज इक्वल टू DU बाई DT। अभी मेरे को CV का वैल्यू यहां से निकालना है। CV क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी। तो अभी मेरे पास यहां से CV का वैल्यू आएगा, DU का वैल्यू रखो, ये है DU का वैल्यू F/2 R डेल्टा T अंडर डिवाइडेड बाय DT। भैया डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसे आप DT ही कह लो, DT से DT मर गया। CV का जो फॉर्मूला आ रहा वो आ रहा F/2 R। बस मुझे यही निकालना था और ये मैंने आपके सामने निकाल के रखा। क्लियर है। अच्छा तो एक फॉर्मूला अब आपको यहां से याद कौन कौन से करने हैं। आई एम राइटिंग हियर U इज इक्वल्स टू CV CVT NCVT डेल्टा T यूज कर सकते हो T की जगह, कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, और इसके आगे भी आप डेल्टा लगा लो तो अच्छा ही रहेगा, वरना ऐसे ही रख लो। चलो, और दूसरा फॉर्मूला CV इज इक्वल्स टू F/2 R। ये दो फॉर्मूले इस पेज से आपको याद करने हैं। और अभी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट खींच लो। ओके सो आपने कर लिया होगा वो काम, स्क्रीनशॉट तो खींच लिया होगा। सो अभी मैं इसके आगे की बातें आपसे करने जा रहा हूं। फॉर्मूला याद रहेगा, CV इज इक्वल टू F/2 R। अच्छा, CV इज इक्वल टू F/2 R।
थोड़ा। तो चलिए अभी यहां पर हमारा यहां तक तो आ गया। सीवी कितना आया F/2R, ठीक है, सीवी आया F/2R। अच्छा अभी यार गामा क्या होता है, आई होप कि आपको वो चीज पता हो। गामा 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 सीपी व सीवी। इससे पहले हमें ये तीनों चीजें समझनी पड़ेगी। 1 2 3 टिक टिक टिक, ये तीनों चीजें अब हम समझेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यू ऑल आर रेडी टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स। चलिए तो अभी मैं बात करूं सीवी की। सीवी तो सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बस खत्म कहानी। सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम होना चाहिए, कांस्टेंट। कैसा वॉल्यूम होना चाहिए, कांस्टेंट। सीपी कांस्टेंट प्रेशर, कैसा प्रेशर होना चाहिए, कांस्टेंट। बदला ना जा सके, डेल्टा पी 0 आए, ठीक है, तो पी होगा कांस्टेंट, पी होगा कांस्टेंट। तो अभी मेरे पास यहां पर सीवी प्लस सीपी मिलके बनाता है आर। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सॉरी सीवी, एक मिनट, सीपी माइनस सीवी, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट एज अ रूल। तो हमारे पास क्या आता है, सीपी बराबर आर प्लस सीवी, ठीक है। अच्छा तो बोलो सीवी का वैल्यू F/2R। सीवी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब आएगा भैया सीवी, ठीक है। जब हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो कितना आना चाहिए, सीपी। कितना आना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी, R प्लस F/2R। कितना हो गया गुरु, F/2R, R प्लस F/2R। अब हम यहां से क्या करने वाले हैं, अब आप गौर से देखिएगा। सीबी इज इक्वल टू, ठीक है, 2 ले लिया, 2R प्लस FR, सही है। और यहां से हम R को ले लें कॉमन, R/2, 2 प्लस F, ठीक है। ये हो गया सी, याद रखने की जरूरत नहीं। ओके सो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आते हैं गामा पर। गामा इज इक्वल्स टू सीपी बाय सीवी, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, डन। अच्छा तो अभी मैं इस सबको इरेज करके गामा का वैल्यू आपके सामने लाके देगा। गामा का वैल्यू में लाएगा गामा का वैल्यू। गामा कितना होता है, आइए गामा, यहाँ पे मैंने आपको सीपी का वैल्यू निकाला, सीवी का वैल्यू निकाला, दोनों को। अब क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना, R/2, यहाँ है 2 प्लस F और यहाँ है खाली F, बोलो सही है। FR/2, 2 प्लस FR/2, चलो R/2, चलो लंदन चलो, है ना। और ये आया 2 प्लस F/F। इनफैक्ट ये क्या हो गया, ये आता है मेरे पास 1 प्लस 2/F। ये आया गामा का वैल्यू, ठीक है। गामा क्या है, रेशियो है सीपी और सीवी का। सीपी सीवी समझ में आ रहा, क्या होता है सीपी, क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर हीट कैपेसिटी, सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी, बस खत्म, चक्कास, ठीक है। गामा कितना है, 1 प्लस 2/F, ओके। अच्छा U बराबर एन सीवी डेल्टा टी, सीवी बराबर F/2R, गामा बराबर सीपी बाय सीवी, R/2, 2 प्लस F बराबर सीपी। फॉर्मूला अब याद कौन सा करना है, फॉर्मूला कौन सा याद,
फॉर्मूला याद करना है ये वाला करो मत करो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा जो कि होगा CV का फॉर्मूला, CV का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा, गामा के टर्म्स में किसका CV का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा, तो CV का फॉर्मूला गामा के टर्म्स में अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, है ना, अगर मैं निकालना चाहूं तो कह सकता हूं यहां से मेरे पास क्या होगा, CV बराबर CP बाय गामा, सही है, CV बराबर CP बाय गामा, CV बराबर CP बाय गामा। ओके, तो मैं यहां से CV निकालूंगा तो CV हो जाएगा मेरे पास CP बाय गामा। बोलो CP का वैल्यू मेरे पास R/2 2 प्लस F, R/2 2 प्लस F अंडर डिवाइडेड विद गामा हमें टर्म्स में लेना पड़ेगा वरना तो वही चीज आ जाएगा R/2, वही वाला है ना। हाँ, गामा में टर्म्स में लेना पड़ेगा और ये आएगा R बाय गामा माइनस 1। कितना आएगा, R बाय गामा माइनस 1। और वो कैसे आएगा, वो आएगा बस सिंपल हमें F को गामा के टर्म्स में निकालना है, यहां से F को गामा के टर्म्स में निकालना है और काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते रहो, कैसे हो जाएगा ये देखने के लिए देखते रहें इस वीडियो को। बराबर 2/f, बोलो सही है। मुझे 2/f तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए f/2। यार उल्टा कर दो, 1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू f/2। बोलो सही है, 1 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू f/2। f/2 की जगह कहां गया, ये रहा, इसकी जगह मैं डाल दूंगा 1 बाय गामा माइनस 1। तो यहां से ये जो CV आएगा इसे हटाओ रे, ये क्यों फालतू में आया। यहां से जो CV आएगा वो CV आएगा R बाय गामा माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला R बाय गामा माइनस 1। ओके, याद कौन सा करना है, U इज इक्वल टू CV डेल्टा T और CV इज इक्वल टू F/2R और CV इज इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1, R बाय गामा माइनस 1। और गामा क्या होता है, CP/CV, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके ओके, तो यहां पर आपके सामने बोर्ड पर हजारों डेरिवेशन, हजार तो नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6 आपके सामने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो इनका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, ले लिया, चलो तो अभी कहां चले, हम एक और फॉर्मूला यहीं पर लिख दे रहा हूं। फॉर PV की पावर x इज इक्वल कॉन्स्टेंट, फॉर PV की पावर x इज इक्वल कॉन्स्टेंट, दैट इज C बराबर ये वाला R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय गामा की जगह x डाल दो, x माइनस R बाय गामा माइनस 1 प्लस में R बाय x माइनस 1। याद रहेगा C बराबर R बाय गामा माइनस 1 CV और R बाय x माइनस 1। x किस लिए लिया, क्योंकि PV की पावर x कांस्टेंट है, ठीक है, PV की पावर x कांस्टेंट है इसलिए हमने x लिया। अच्छा, यहां पर x ऊपर की लिया आ गया। और ये भैया एक रामबाण है, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा ना डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उसमें ये बहुत यूज होना है। उधर हम Q का एक फॉर्मूला निकाल के रखेंगे आपके सामने, NCV डेल्टा T, एक बार लिखेंगे NCP डेल्टा T, है ना, और भी कई सारे रूप में ये यूज होना है। तो इनके जो मोलर हीट कैपेसिटीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, लिखाए हैं, ये पूरा एक रामबाण यहाँ पर आपको एक ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए ये सारे फॉर्मूलेज हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो यार, इनका तो बनता है। हाँ, खिचक ले लिया। चलो तो अभी चलो भाइयों, ये थे पूरे मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूलाज। क्या थे ये मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूलाज, इनमें से याद कौन कौन से रखने हैं फिर दोबारा, U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, CV इज इक्वल्स टू F/2R, और क्या याद रखना है, C इज इक्वल्स टू R बाय गामा माइनस 1 प्लस में R बाय x माइनस 1, CV इज इक्वल्स टू R बाय गामा माइनस 1।
और क्या याद रखना है, गामा इज इक्वल सीवी बाय सीपी बाय सीवी और गामा इज इक्वल 1+2 बाय एफ। अब इसमें बचा ही क्या, सब कुछ याद रखना। हाँ, रट्टा तो हम मारेंगे नहीं था। हाँ, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन पता होना चाहिए और मैंने आपको डेरिवेशन दे दिया। इसका नहीं दिया, इसका तो रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, ये अपर क्लासेस के लिए है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे नया पार्ट वीडियो का पार्ट 2, दैट इज हीट। गर्मी, समर और हीट का क्या रिलेशन। चलो तो चलते हैं पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने। तो हीट को कहा जाता था अ लिक्विड, कहा जाता था अ इनविजिबल लिक्विड, और लो अ इनविजिबल लिक्विड। एक थ्योरी थी पुराने जमाने की, उसमें हीट को कहा जाता था कि इनविजिबल लिक्विड है, इसके कारण ये चाय हमारी गर्म हो गई, जो चाय रखी थी वो गर्म हो गई। ठीक है, ओके। फ्लो ऑफ हीट, एक बात याद रखना है, ये कोई पूछेगा नहीं वैसे, है ना। फ्लो ऑफ हीट इसे बाद में बताऊंगा, पहले यहां पर देख लो, थर्मोमीटर वाले वीडियो में इसका पूरा डिस्कशन किया है मैंने। हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो, हीट इज द वे फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसके लिए वे होता है, ये ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी को। ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ना कि ट्रांसफॉर्म करता है। हीट इज द वे फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ हीट कहां से कहां तक होता है, बोलो। फ्लो ऑफ हीट लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बोलो। हाई से लो होगा या फिर लो से हाई होगा। हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हीट होगा कि लो पर ज्यादा हीट होगा, ऐसे समझो। हाई पर ज्यादा हीट होगा, हीट को हम क्यू से बोलते हैं, ठीक है। हाई पर ज्यादा हीट होगा, लो पर कम हीट होगा। तो हीट किधर जाएगा भैया, ज्यादा से कम जगह जाता है ना। तो हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, ओके। और हीट फाइंड करने की अब आते हैं फॉर्मूलेज की बात। हीट कैसे फाइंड किया जाए, अगर पेपर में ये सवाल आता है, अगर हमें वर्क दिया है और इंटरनल एनर्जी दिया है, तो वी कैन फाइंड इट बाय Q इज इक्वल टू U प्लस डेल्टा, अरे डेल्टा U प्लस डबल U, ओके। दूसरा फॉर्मूला, अगर ये कुछ नहीं दिया तो दूसरा फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, Q इज इक्वल, अभी इसी वाले से क्या था वो, C इज इक्वल Q बाय एन डेल्टा टी, तो इन्हें ऊपर फेंक दो, C एन डेल्टा टी। दो फॉर्मूलेज हो गए, और बाकी के फॉर्मूलेज आपको इसमें बताए जाएंगे कैलियोमेट्री वाले। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें ये क्लियर हो रही हैं, हीट की चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अभी चलते हैं जीरोथ लॉ पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडी। ये हीट, बस इतना ही है। एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो, बढ़िया सा ले लो। क्या है, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पहले के जमाने में फॉर पास्ट थ्योरीज, ये क्या है, पास्ट थ्योरीज में कहा जाता था कि जो हीट है वो एक इनविजिबल लिक्विड है, बट आज के जमाने में कहा जाता है हीट एक वे है ट्रांसफर करने का एनर्जी। फॉर्मूला इसके दो याद रखने पड़ेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, और आई थिंक मैं आपके लिए एक फॉर्मूला शीट भी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। C इज इक्वल टू Q बाय एन डेल्टा टी। फ्लो ऑफ हीट, लो टू हाई कि हाई टू लो, हाई टू लो। हाई पर क्या होता है, हीट ज्यादा, और लो पर क्या होता है, हीट कम। और एक आपने टर्म पढ़ा होगा, लेटेंट हीट। क्या पढ़ा होगा, लेटेंट हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वो हीट होती है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्ट करती है, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो बरसात का पानी विदाउट टेम्परेचर के बढ़ाव से ऊपर चला जाता है, वेपर बन जाता है, ठीक है। लेटेंट हीट वाली चीज समझ में आई।
ये चीज समझ में आई, फ्लो ऑफ हीट, हीट समझ में आया। अब चलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडी पर। अब इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वाला लिया था तो उसे डिलीट करो। अच्छा चलो तो अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ, उसमें क्या है, वो भी गई पढ़ने की चीज है क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सबसे पहली बात, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जीरोथ लॉ पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें एफ नेट आपको जीरो नहीं करना है, ठीक है। इधर मैकेनिकल अप्रोच नहीं लगेगा, इधर लगेगा हीट का अप्रोच। देखो कैसे, इधर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर नेट, टेम्परेचर नेट बराबर जीरो, टी नेट बराबर जीरो, ठीक है। देखो यहां पर मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, यहां पर मेरे पास एक लिक्विड भरा हुआ है और ऐसे ये जो लिक्विड है थोड़ा सा गर्म लिक्विड है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है लो टेम्परेचर, यहां है हाई टेम्परेचर, तो बोलो हीट क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। हीट फ्लो तो समझ में आ रहा है ना, हाई से लो जाएगा। अच्छा ये टाउ नहीं है, टी है। अच्छा अब क्या कह सकते हैं हम, अब क्या कहेंगे हम, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट जा रहा है, जब इन दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपस में बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तब हीट का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो हो जाएगा, मतलब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको आई होप कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। अब जीरोथ लॉ क्या कहता है वो चीज देख लो। जीरोथ लॉ क्या कह रहा है, जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ बहुत छोटा सा लॉ है, कुछ नहीं, हलवा है, हलवा। ये कह रहा है कि आप एक सिस्टम लीजिए, उसके 3 पार्टिसिपेशन कीजिए, ठीक है, 3 पार्टिसिपेशन कीजिए, ओके। और ये बाहर जो है ना वो बाउंड्री आप इंसुलेटिंग कर दीजिए। कैसा बाउंड्री करना है, इंसुलेटिंग, मतलब कैसा, मतलब इंसुलेटिंग मतलब एडियाबैटिक। बाहर का जो बाउंड्री है दैट इज एडियाबैटिक, मतलब हीट इस सिस्टम से बाहर नहीं है। और आपको यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टम लेना है ऐसे कि वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का, और यहाँ पर जो आपको सेकंड सिस्टम लेना है ऐसे कि वो आपको थोड़ा सा लो टेम्परेचर का, ठीक है। और ये है आपका थर्ड सिस्टम। तो भैया होगा क्या, हाई से लो हीट फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करेगा हीट, ठीक है, हीट इसमें जाएगा और दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर करेगा। हीट एक्सचेंज जब जीरो हो जाएगा तो ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। बट कहना क्या चाह रहा है, ये जो बाउंड्री है ना, एक बात याद रखना, ये जो बाउंड्री है दिस इज डायथर्मल, यानी कि एडियाबैटिक नहीं है, मतलब कंडक्टिंग बाउंड्री है, सीधी सीधी कंडक्टिंग बाउंड्री, ठीक है। इसमें से जाएगा, उसमें हीट जा रहा है, ठीक है, यूं इसमें जा रहा है, तो टेम्परेचर जब दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, इनिशियल केस, इनिशियल केस। और अब मैं यहां पर बनाने जा रहा फाइनल केस, ठीक है, फाइनल केस, ठीक है। ये हो गया बाउंड्री इंसुलेटिंग, ये हो गया थर्ड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला, और इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपस में बराबर। तो हमसे कहा जा रहा है जीरोथ लॉ के द्वारा कि अगर इन दोनों का टेम्परेचर बराबर तो तीसरा भी थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप आ जाए।
जब ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पर आए तो तीसरा ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। बात ये है फाइनल केस में, दिस इज व्हिच केस फाइनल केस। कैसा है भैया, ये फाइनल है, ये कैसा है, इनिशियल है। टी नेट 0 होगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, यहां पर टी नेट 0 हो रहा है। अरे यार टी नेट 0 कहो या फिर ये कह लो सिस्टम और सराउंडिंग, एक सिस्टम ये है, इसके लिए तो ये बाहर का सराउंडिंग होंगे ना। सिस्टम और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है आपस में बराबर हो जाए तो इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। आई कैन से टी फर्स्ट इज इक्वल टू टी सेकेंड इज इक्वल टू टी थर्ड। यही बात है गाइज, यही बात है। और यहीं पर जीरोथ लॉ दे दिया। थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच है और ज्यादा कुछ है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसमें हमने बात करी मोलर हीट कैपेसिटीज की, उसके कुछ फॉर्मुलेज आपको डेराइव करके दिखाए और एक दो फॉर्मुलेज नहीं कहिए क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं, बट हाँ वो हमारे सिलेबस में उनका प्रूफ नहीं था, बट हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, जिसमें हमारी एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक आ जाएगी है ना, आइसोथर्मल आ जाएगी, आइसोबारिक आ जाएगी, आइसोकोरिक आ जाएगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं। तो अगले वीडियो में उसे देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम किया, जीरोथ लॉ किया। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।